आज के समय में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है कि जिम्मेदार हैं? आपने बिहार की कोई एक ऐसी जनजातीय समूह देखी जिसमें सोशियोलॉजिस्ट का थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट हो सकता है? एक वर्ड है नेम, NAM। तो नेम की फुल फॉर्म क्या है? आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू। अपना नाम लिए बिना अपना परिचय दीजिए। मैं बिहार के सारण जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज से सोशियोलॉजी ऑनर्स में किया है। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया है और मेरी रुचि मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, आपने समाजशास्त्र में ही PG किया है, समाजशास्त्र ही आपका ऑप्शनल विषय है, तो समाजशास्त्र की आपको बेहतर समझ होगी ऐसा मैं मानती हूँ। आप मुझे बताइए, आपने समाजशास्त्र में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, उसी में से एक थ्योरी है आत्महत्या की। यस मैम। आपको जानकारी है? यस मैम। किसने दिया था सिद्धांत? इमाइल दरखाइम ने। ठीक है, और क्या कहते हैं वो? उन्होंने 2-3 कारण बताए थे। पहले तो उन्होंने 4 टाइप बताए थे, फैटलिस्टिक, ईगोइस्टिक, एनोमिक एंड अल्ट्रुइस्टिक। उसके वो कारण बताते हैं कि जब समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता हो जाती है तब होता है सुसाइड लोग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो नियम कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जब हमें समाज से बहुत ज़्यादा लगाव होता है या फिर एकदम लगाव ख़त्म हो जाता है तो इन 2 केसेस में भी लोग सुसाइड करते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान समय में देखें तो जो मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में, और देखा जा रहा है कि युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो ये युवाओं में आज के समय में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है कि जिम्मेदार हैं? मैम, जितना मैं समझ पा रही हूँ उसमें 2-3 कारण मुझे समझ आते हैं। पहला तो आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, तो वो जो ट्रेंड में सेट होने की एक धारणा है या फिर एक जो जिद होती है कि हम नहीं सेट हो पा रहे हैं या फिर हम अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ये एक कारण होता है। दूसरा, सक्सेस का जो डेफिनेशन डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, ये एक कारण होता है। उन्हें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मैम, तीसरा, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी भी बहुत बार होती है, जैसा कि इमाइल दरखाइम ने भी कहा कि वो समाज से ना हो कि बहुत बार किसी इंसान या किसी वस्तु से भी हो जाती है, जिसके कारण जो यंगस्टर्स हैं वो आज सुसाइड रेट ज़्यादा। और ये जो आपने कहा ना कि उनको इमोशनल डिपेंडेंसी है उनकी, और जो है उनको वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो गैप आ रहा है लोगों में, वो किस समाज में क्या बदलाव हुए जिस वजह से ये गैप आया है? मैम, मेरे हिसाब से जो रियल वर्ल्ड है उससे ज़्यादा आज हम सोशल मीडिया वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो वहाँ पे हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो हम वास्तव में है नहीं, और उसी हिसाब से हमें रिएक्शन मिलता है। पर हमारा जो रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रह जाता है, और यही कारण है कि हम इमोशनल डिपेंडेंसी कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि समाजशास्त्र में हम लोग विवाह के प्रकार भी पढ़ते हैं, है ना? यस मैम। हिंदू विवाह के प्रकार भी आपने पढ़े होंगे। कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 8 मैम। कौन कौन से? अर्श, दैव, ब्रह्म, पिशाच, राक्षस, असुर, प्रजापत्य, गंधर्व। ठीक है, तो बिहार से ना, जैसे मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन बिहार के बाहर कई बार खबरें दिखती हैं कि किसी भी लड़के को पकड़ के, जो अच्छा सा सेट है, कहीं नौकरी में है, उसको पकड़ के उसकी शादी करा दी गई किसी के साथ। तो इसमें से किस कैटेगरी में आएगा ये विवाह? मैम, शायद पिशाच में। पिशाच में आएगा। किन क्षेत्रों में है ये चीज़ें आपने देखी? आपने कभी देखा इस तरीके की कोई घटना अपने आसपास? मैम, मैंने भी न्यूज़ में ही कभी कभी सुना है, और ये ज़्यादातर जितना मुझे समझ आता है रूरल एरियाज़ में होते हैं, बिहार के रूरल एरियाज़ में होते हैं। बिहार के अलावा भी किसी राज्य में होते हैं, या ये इसकी पहचान बिहार के साथ ही खास तौर से जुड़ी हुई है? मैम, बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ में प्रैक्टिस होता है, बट स्टेट वाइज, सॉरी मैम। अच्छा, ठीक है। अब बिहार के जनजातीय समाज की अगर बात करें तो बिहार के जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है? मैम, बिहार में जो भी जनजातीय हैं, जैसे संथाल हैं, मुंडा हैं, हो हैं, मैम, इनमें महिलाओं की स्थिति मुझे जितना पता है एकदम वैसी ही है जैसे बिहार में एक सामान्य महिलाओं की स्थिति है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अलग नहीं, चूँकि वो हमारे रीति रिवाज और हमारे कल्चर में कम्प्लीटली ढल चुके हैं। अच्छा, तो ये हमेशा एक मुद्दा रहता है कि हम ना जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल करेंगे। ठीक है, ये हमेशा एक मुद्दा रहता है कि हमें, सरकार का उद्देश्य है कि जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। मुझे जहाँ तक लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जनजातीय समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है मुख्य धारा के समाज से, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में और आर्थिक गतिविधियों में भी उनका अच्छा खासा दखल होता है। यस मैम।
तो आपको क्या लगता है कि जनजातियों को मुख्य धारा में क्यों शामिल करना है? उनका जो कोर है उसमें वो अगर इतने अच्छे तो उनको उसके साथ ही रहने दिया जाए। यस मैम, ये बात सही है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में महिलाओं की स्थिति कहीं कहीं बेहतर देखी जाती है। जैसे हमारे यहाँ भी जो गारो, खासी, जयंतियाँ जो ट्राइब्स हैं उनमें मैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल चीज़ें देखी जाती हैं। पर मैम मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ महिलाओं की स्थिति बेहतर होना ही विकास का कोई पैरामीटर नहीं हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उन्हें मुख्य धारा में लेके आए। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, आपने समाजशास्त्र की पढ़ाई की है। यस सर। समाजशास्त्रियों को एक चीज़ जो बड़ा आकर्षित करता है, थोड़ी एनोमली भी है, कि उन सारे क्षेत्रों में जहाँ की आर्थिक विकास धीमी है या कम है वहाँ सेक्स रेशियो बेहतर पाया जाता है। जैसे बिहार के संदर्भ में देखिए तो ख़ास तौर पर पश्चिमी बिहार के ज़िले जो पूर्वी यूपी से भी सटते हैं पिछड़े हैं विकास के मामले में, लेकिन यहाँ लिंग अनुपात बेहतर है। ये कैसे हो जाता है? सॉरी सर, इनके बीच में कोई संबंध नहीं दिखता है? सब आर्थिक विकास और सेक्स रेशियो के बीच में अगर मैं संबंध देखूंगी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ विकास होगा वहाँ पे ये बेटर होना चाहिए, और अगर स्थिति विषम है तो सॉरी सर मुझे इसके बारे में। हो रहा उल्टा। दिल्ली, पश्चिमी यूपी, इन सब में सेक्स रेशियो कम है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ तो बड़ी ज़्यादा है इन सारे क्षेत्रों की। सर इसका एक ये कारण हो सकता है कि अभी न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन है और लोग 2 या 2 से अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं। तो सर एक ये कारण हो सकता है कि अगर उन्हें एक संतान ही बेटा हो जाए, चूँकि एक मेंटालिटी है कि बेटा होना चाहिए समाज में, तो वो वहीं रुक जाते होंगे सर, जितना मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, आपने बिहार की कोई एक ऐसी जनजातीय समूह देखी जिसमें सोशियोलॉजिस्ट का थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट हो सकता है? जनजातीय कम है बिहार में, यस सर, लेकिन कुछ ऐसे समूह हैं जिनकी की सामाजिक व्यवस्था बड़ी विशिष्ट है। सॉरी सर मुझे अभी ऐसा कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है जनजातीय आबादी के, और वहाँ कौन सी जनजातीय बहुल है? सबसे ज़्यादा कौन सी है? सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। वहाँ की जो जनजातीय है वो दिवाली को अलग तरीके से मनाते हैं, शोक के तौर पर। नहीं, थारू जनजाति है वो। हाँ, तो दिवाली उनके लिए शोक का पर्व कैसे हो जाता है फिर? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो है कि वो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, बट सर अभी मुझे उसका कारण याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बिहार के जिन क्षेत्र से आप आती हैं वहाँ से खूब पलायन होता है दुनिया के दूसरे देशों में भी। आप बता सकती हैं कौन कौन से देश हैं? सर मॉरिशस और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, सर जो भी कैरेबियन देश हैं वहाँ पे छपरा से बहुत लोग और सारन से बहुत लोग जाते हैं। क्या कोई राष्ट्र प्रमुख भी बना? हाँ सर, अभी हाल ही में बने थे, और सर मुझे सॉरी सर उनका नाम नहीं याद है अभी। ठीक है, ऐसे 3-4 देशों के नाम बताएं जिनमें भोजपुरी भाषा बोली जाती हो बिहार भारत के अतिरिक्त। एक तो मॉरिशस है। हाँ। सर नेपाल में भी बोली जाती है, और सर उसके अलावा सॉरी सर। ठीक है, करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी एक चीनी मिल जो कि आपके ही ज़िले में थी, सारण जिले में। यस सर। ये चीनी मिल बंद हो गई। यस सर। इसके बंद होने के कारण क्या थे? ये तो काफ़ी प्रसिद्ध थी। सर वो चीनी मिल मढ़ौरा में है। हाँ। और सर उसके बंद होने के कारण के बारे में सर मुझे ज़्यादा पता उसका नहीं। एक प्रोडक्ट था वो दुनिया में, पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध था, वहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। एक चॉकलेट की ब्रांड थी बेसिकली। कौन सी ब्रांड थी वो चॉकलेट की? शायद महालैक्टो। महालैक्टो नहीं है, मॉर्टन करके वो चॉकलेट हुआ करती थी। सॉरी सर। और आजकल क्या बन रहा है मढ़ौरा में? सर अभी तो वो चीनी मिल बंद है। हाँ। अभी सर उसे कोई एक ऐसी चीज बन रही है जिसके कारण कि मढ़ौरा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जा रहा है? सर जितना मुझे पता है वहाँ पे चीनी का ही उत्पादन किया जाता है। और सर अभी क्या डीजल लोकोमोटिव की फैक्ट्री वहाँ नहीं लगी है? यस सर सॉरी सर। किस तरह की डीजल लोकोमोटिव बनाई जा रही है महाराष्ट्र मढ़ौरा में? सॉरी सर। कैपेसिटी वगैरह क्या होती है? सॉरी सर। ठीक है, धन्यवाद। बिहार में जो पंचायती राज है क्या वो वास्तविक सशक्तिकरण है या प्रतीकात्मक है? बिहार का जो पंचायती राज है तो क्या इससे वास्तविक सशक्तिकरण हुआ है या अभी भी कई मामलों में प्रतीकात्मक है? सर जितना मैं समझ पा रही हूँ जो पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण का प्रावधान है तो सर उसको लेके महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन जो मुखिया पत्ती का कॉन्सेप्ट है वो भी आज है। लेकिन सर इसे हमें पॉजिटिव वे में ही देखना चाहिए। ये डेवलपमेंट ही है, बस प्रतीकात्मक नहीं है, इसलिए क्योंकि महिलाओं ने कम से कम आगे बढ़ के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुरू किया है। और धीरे धीरे हम एक वक्त पे जाएंगे जब महिलाएं
खुद जाके जो मीटिंग्स हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो खुद कर पाएंगी। अभी सब मेरे हिसाब से बिहार में जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसका एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। हम पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़ के नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए शायद अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं दिखता है यहाँ पे चीज़ें। जैसे आप प्रशासक बनेंगे तो आप ये जो महिलाओं की प्रतीकात्मक भूमिका है आप कैसे बदलेंगे? 2 पॉइंट ऐसे बताइए कि पंचायतों में या नगर पालिकाओं में महिलाओं की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक भी है, तो आप इसको कैसे बदलेंगे? सब पहला चीज़ जो मैं करना चाहूँगी कि जो भी मीटिंग्स होती हैं पंचायत लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे पंचायत के प्रतिनिधि आते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ महिलाएं खुद आएँ और वो अपनी बात को रखें, जिस भी तरीके से वो रख पाएँ लेकिन वो खुद रखें। और दूसरी चीज़ मैं श्योर करूँगी कि जो मुखिया पति का कॉन्सेप्ट है उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, महिलाओं को मतलब उनको उसके बारे में जागरूक किया जाए कि ये आपका अधिकार है, आप यहाँ तक लड़के आई हैं तो आपके जगह पे कोई और नहीं जाएगा आपके अधिकारों की बात करने या फिर आपके रिप्रेजेंटेशन को दिखाने। ओके, एक वर्ड है नेम, NAM, तो नेम की फुल फॉर्म क्या है? नेम NAM। हाँ सर, नन अलाइनमेंट मूवमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए क्या फुल फॉर्म है? नन अलाइनमेंट मूवमेंट। अच्छा, क्या भारत इसका सदस्य देश है? यस सर। ओके, लगभग टोटल कितने सदस्य देश होंगे अब इसमें? सर मैं गेस कर सकती हूँ। हाँ बताइए। सर 118 के आसपास है शायद। ओके, अच्छा, नेम को लेकर क्या भारत ने अपनी कोई रणनीति बदली है, और बदली है तो फिर क्या बदलाव किया है? सर नन अलाइनमेंट मूवमेंट से हम अभी पिछले 10 वर्षों में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की ओर गए हैं। ओके, सब अब हम बस अलाइनमेंट से बचने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने हितों को भी ऊपर रखते हैं। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड है? सर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ही मुझे पता है। ओके ओके, इसमें एक वर्ड का यूज होता है बहुगुटता, यानी पहले क्या था कि अब हम जो है कई गुटों में शामिल होते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे हम ब्रिक्स के भी सदस्य देश हैं, उधर क्वाड के भी हम सदस्य देश हैं। ठीक है, क्लियर है। एक कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर बीच में तनाव होते रहते हैं। यस सर। तो ये तनाव के कोई 2-3 पॉइंट बताइए कि क्यों कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तनाव बना रहता है। सब पहला तो जो कार्यपालिका का कहना है कि जो न्यायपालिका है वो बहुत बार जुडिशियल एक्टिविज्म की जगह जुडिशियल ओवररीच कर देती है। ठीक है, तो पहला तो सर ये कारण है। दूसरा, बहुत बार कार्यपालिका कुछ ऐसी चीज़ों को ऐसे कुछ बिल्स पास कर देती है, कुछ ऐसे एक्शंस ले लेती है जहाँ पे न्यायपालिका को लगता है कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनके पास या तो वो सुओ मोटो ले लेते हैं या फिर उनके पास PIL जाता है। तो सब मुझे लगता है कि जो मेन टसल का कारण है वो उनके कार्य क्षेत्र को लेके है। दोनों को लगता है कि एक दूसरे के काम में वो दखलंदाजी कर रहे हैं। और दूसरा, एक तो कारण आपने न्यायिक सक्रियतावाद बता दिया। यस सर। ठीक है, दूसरा आपने कहा कि जैसे बिल्स को पास करने को लेकर, यस सर, तो वो तो न्यायिक सक्रियतावाद में ही आ गया। यस सर। और भी कोई कारण बताइए। सॉरी सर, मुझे अभी इतना याद है। जैसे न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर पॉइंट है, कई बार उसमें देरी करती है। सर उसमें कार्यपालिका चाहती है कि हमारा भी हस्तक्षेप हो, लेकिन न्यायपालिका इसके विरुद्ध रहती है एकदम। तो सर इसको लेके भी टसल हुए हैं। ओके ओके, एक और क्वेश्चन है, जैसे ये जो सोशल मीडिया है ये कैसे पेरेंटिंग को प्रभावित कर रहा है? जैसे बच्चों की परवरिश को लेकर सोशल मीडिया कैसे इफेक्ट डाल रहा है, और फिर अगर इफेक्ट डाल रहा है तो ऐसे कौन से पॉइंट है कि भाई ऐसा क्या होना चाहिए कि ताकि पेरेंटिंग अच्छे ढंग से हो सके? सर सोशल मीडिया के जो इम्पैक्ट्स हैं वो दोनों एंगल से देखे जा सकते हैं। सब पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव है कि बहुत सी चीज़ें जो उन्हें परिवार से नहीं मिल पाती हैं एज अ पेरेंट्स, वो जो नहीं दे पाते हैं, सोशलाइजेशन उनका वहाँ से भी होता है। बट सब बहुत बार ऐसा होता है कि कम उम्र में बच्चे उस चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं जिनसे उन्हें नहीं होना चाहिए, और उसका उनके दिमाग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सर इसको सुधारने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं जो मेरे हिसाब से। सर पहला कि हम बच्चों को एक सर्टेन एज तक फ़ोन ना दें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ना बनने दें, और अगर बनने भी दें तो उस पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि वो क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, और ये बात पेरेंट्स की जानकारी में रहेगी। तो सर इन माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। आप मुझे बताइए ये SEZ क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक। यस मैम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। हाँ, क्या होते हैं मैम? वो ऐसे सेंटर्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या फिर कुछ एरिया को लेके बनाया जाता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर वहाँ पे सामानों को रखना, इन चीज़ों के लिए। ठीक है, बिहार में कहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं? मैम एक तो गया के पास किया जा रहा है, एक बेटा के पास किया जा रहा है, और मैम और इन्हीं जगहों को क्यों चिन्हित किया गया है?
मैम उसके दो कारण हैं। पहला तो जो एक्सप्रेसवे जाती है दिल्ली से कोलकाता, वो गया होके जाती है। और मैम बेटा का कारण है क्योंकि वो राजधानी के करीब है, तो मैम ये कारण है। ठीक है। बिहार सरकार की क्या स्टार्टअप्स को लेकर के कोई पॉलिसी है? यस मैम, बताइए क्या है? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है मैम? इसमें कुछ 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग दी जाती है, जो अगले 10 साल में हमें बिना इंटरेस्ट के लौटाना होता है, और जिसका अमाउंट अभी हाल ही में बढ़ा भी दिया गया है। और मैम बाकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे उद्यमी योजना, लघु उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना। स्टार्टअप कहाँ किनको जाता है? मैम कोई भी ऐसा बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो 2-4 लोग मिलके खुद से स्टार्ट करें और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे उसमें। अच्छा, और ये स्टार्टअप बबल क्या है? सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं है। आपको मधुबनी पेंटिंग करना पसंद है। मधुबनी पेंटिंग के अगर देखें कि कौन से लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें महिलाएं ज़्यादा प्रमुखता से दिखती हैं। ऐसा क्यों? मैम इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है, और शादी से इसकी शुरुआत हुई थी, शादी से, घर के बाहर बनाने से, तो वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता रहा था शुरू से, इसलिए महिलाओं को देखा जाता है सबसे ज़्यादा एक्टिव। और दूसरा, चूँकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है, और ऐसा माना जाता है सोशोलॉजिकली भी और जनरली भी कि जो मेन है वो बाहर काम करने चले जाते थे, तो ये महिलाएं ही जनरेशन टू जनरेशन पास की। अच्छा, तो इससे जुड़ी हुई कौन सी प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको कुछ बढ़िया अवार्ड, पद्म अवार्ड मिले हों? दुलारी देवी हैं, सीता देवी हैं, बउआ देवी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आइए। कैसा रहा आपका अनुभव हम लोगों के साथ? मैम काफ़ी अच्छा, और आपसे तो मैम आपको सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा रील्स पे देखा है, यूट्यूब पे। हम लोग, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लग रही है कि यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ आपके कॉलेज से आ रही हैं, पटना विमेंस कॉलेज से, वो बहुत शानदार हैं, बहुत ही अच्छी बच्चियाँ हैं, और आप उनमें से एक हैं। थैंक यू मैम। आपके साथ जो सबसे अच्छी बात है कि ऐसा लग नहीं रहा था कि हम किसी नए नौसिखिए से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था एक परिपक्व व्यक्ति से हमारी बात हो रही है, जिसको चीज़ों की समझ है और उस समझ में गहराई है। ठीक है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति की परिपक्वता बहुत बढ़िया होती है और समझ में गहराई होती है, वो अक्सर फैक्ट में थोड़ा मात खा जाते हैं। यस मैम। क्योंकि वो एक पर्सनालिटी का टाइप होता है। किसी व्यक्ति की विश्लेषणात्मक क्षमता अगर अच्छी है तो सामान्य तौर पर वो, उसको लगता है कि फैक्ट मैं देख लूंगा या मैं याद कर लूंगा, और वो कई बार मिस हो जाते हैं। मिस होने स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि फैक्ट अनंत हैं। अगर हमें आपसे ना ही बुलवाना होगा तो हम आपसे कुछ भी पूछ के बुलवा लेंगे कि मुझे नहीं आता है। तो आप सामान्य तौर पर वैसे मजबूत हैं, लेकिन जैसे नैम में मेंबर्स की बात हो या SEZ की बात हो, ये सब वो चीज़ें हैं कि आपके पास थोड़ा सा समय है, उसमें थोड़ा देख के जाइए तो आपकी तैयारी को और धार मिलेगी। तैयार तो आप अभी भी हैं। अगर आप यहाँ से सीधे उठ के इंटरव्यू देने भी चली जाएंगी तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगी। लेकिन जब सिलेक्शन हो तो फिर उसी पद पे हो जिसमें आप चाहती हैं, दोबारा क्यों ही जाना पड़े। इसके पहले आपने दिया है इंटरव्यू कभी? नो मैम, पहली बार जा रही हैं। मॉक इंटरव्यू दिया है कभी? यस मैम। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या फीडबैक रहे थे? यस मैम, मतलब मुझे ओवरऑल जहाँ से भी मुझे मिला था तो 2 तरीके से मिला था। पहला कि आपका बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ये सब बहुत अच्छा है। बस आप जो भी है वही नॉलेज पे ही थोड़ा जितना कर सकती हैं। नॉलेज तो ज्ञान एक समुद्र के समान है। हम समुद्र में डुबकी लगा के जब बाहर निकलते हैं तो जितना पानी हमारे शरीर पे है वही हमारा है, बाकी ज्ञान बह रहा है। तो ज्ञान, हमारा ज्ञान और जो ज्ञान दुनिया में फैला हुआ, उसका गैप तो हमेशा बना रहेगा। उसका तनाव नहीं लीजिए। लेकिन बिहार स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा और बढ़िया से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ कई बार इंटरव्यू बड़ा फैक्चुअल हो जाता है। कितनी महिला विधायक, महिला सांसद, महिला मंत्री, महिला खेल में कौन से हैं, SEZ कहाँ बन रहा है, मतलब जो चीज़ें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर बात हो जाती है। तो क्यों ही चूकना। लेकिन फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसमें भी बढ़िया करेंगी। आपकी एंट्री, अभिवादन, बैठने का तरीका, ड्रेस, बातचीत, वो सब बहुत बढ़िया है। आप ऐसे अभी उठ के इंटरव्यू देने जाने की स्थिति में हैं एकदम, है ना। उसके बाद मेरी आपसे बातचीत हुई, समाजशास्त्र की समझ आपकी ठीक है, जनजातियों की समझ भी आपकी ठीक है। जनजातियों में जैसे आपने बात की, उस थारू वाला थोड़ा देख लीजिएगा कि क्यों दिवाली, क्योंकि ये सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि आपने समाज पढ़ा। अब समाज में ये है तो आपका मन में कभी क्यों नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कितना ऑब्जर्वेशन है कि भाई क्या हमारे समाज में हो रहा है। समाज में, बिहार के समाज में जाति, बिहार के समाज में महिलाओं की स्थिति, धन बल, बाहुबल, आपने समाजशास्त्र पढ़ा, आपको बहुत बेहतर समझ होगी। तो आपकी समझ अच्छी है ना। आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही हैं। आपने मधुबनी को भी बहुत अच्छे से बताया, मतलब बहुत क्लीन आंसर आप कह रहे हैं, टू द पॉइंट। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बातें हैं। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं तब्दील होने देना है, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और वो जो एक गैप है ना
फैक्ट्स थोड़ा देखते जाइए, बाकी भूलने की गुंजाइश हमेशा है। सवाल का जवाब आए तो दीजिएगा, नहीं है तो माफ़ी मांग लीजिएगा। फैक्ट पढ़ा है, लगता है कि 100 थे कि 101 थे या 2 थे, तो फिर सर मैंने पढ़ा है, शायद 110, शायद 1, शायद 4, ऐसे करके बताइए, या गैस लेने की अनुमति लेके गैस करें। बाकी ठीक है, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। मैम जैसे मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तो मैंने नेट की भी परीक्षा पास की थी 3 बार, तो मैम वो मेंशन करना सही रहेगा या फिर वो उधर चले जाएंगे? तो वो पूछेंगे कि आप शिक्षण में क्यों नहीं जाना चाहती हैं। मैम। तो आपको अगर वो अपनी उपलब्धि के अचीवमेंट के तौर पर मेंशन करना, तो आप मेंशन करिए कि सर मेरा नेट का उद्देश्य शिक्षक बनने के, नेट की पात्रता मैंने शिक्षक बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी स्किल्स को चेक करने के लिए ली थी, कि मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं किसी एग्जाम की तैयारी में जाके मैं ये चेक करना चाहती थी क्या मेरी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है, मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाने के, उसको पास करने के लिए मेरी तैयारी ठीक दिशा में है या नहीं है, उसके लिए सर मैंने दिया था। मेरा उद्देश्य प्रशासन में ही आना था। नेट के द्वारा मैंने अपने आप को समझने की और अपनी तैयारी में जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की है। इस तरीके से उसको बताइए, अगर उसको उपलब्धि के तौर पे बताना चाहती हैं ऐसे तो बता दीजिए। ऐसे नहीं बताना होगा। हाँ मतलब नहीं, आप नेट बताइए, वो पूछेंगे कि टीचिंग में क्यों नहीं जाना, तो बताइए कि सर टीचिंग के लिए नहीं, मैंने अपने परीक्षण के लिए सर वो एग्जाम दिए थे, और 3 बार मत बताइए मैंने नेट निकाला है, ऐसे बता दीजिए। तो उसे आपको उनको ये भी लगेगा कि बच्ची की समाजशास्त्र की समझ अच्छी है, तो और समाजशास्त्र पे सवाल होंगे, जो आपके लिए बढ़िया ही है, आपने अच्छे से पढ़ा ही है उसको। मैम मैं वही चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा IR में मैं फंस जाती हूँ। नहीं तो माफी मांग लीजिए, सबका कुछ ना कुछ कमजोर पक्ष होता है, तो माफी मांग लीजिए। आप उसको ऐसे मत कहिए कि सर मैं जानती नहीं हूँ। जैसे कोई भी सवाल पूछा जाए, ट्रम्प जी ये कर रहे हैं, ये जी ये कर रहे हैं, उस देश के राजनयिक ये कर रहे हैं, अब आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रही, या कोरिलेट कर पा रही बट शब्द नहीं ढूंढ पा रही समझाने के, तो कहिए कि सर मैंने इसको पढ़ा है बट अभी सर मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने का प्रयास करूँगी। मैम जनरली ऐसा होता है, मतलब IR के क्वेश्चंस पे मैं पहला क्वेश्चन टैकल कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, माफी मांग लीजिए। तो इतना समय भी नहीं है कि अब हम आपको बोल रहे हैं कि अरे एक बार अगर आप समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करने में सक्षम हो तो आप करिए, वरना माफी मांग लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल का जवाब ना देने से कुछ दिक्कत नहीं होगी, गलत देने से और जबरदस्ती की ये दिखाने से कि नहीं मुझे समझ है, अब मैं आपको समझा के ही जाऊंगी, उससे दिक्कत है। नहीं है तो माफी मांग, ठीक है। और कुछ भी नहीं, सब एकदम बढ़िया है। बस ऐसे ही बिहार के बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।